आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत या स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था। तो आपको बताना है कि वह कौन से सोर्स या सोर्सेस हैं जिनसे यह पता चलता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था। पहला है अशोक का पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा है अशोक का 13वां शिलालेख, तीसरा है दीपवंश और चौथा है दिव्यावदान। यहाँ पे जो सही उत्तर है केवल और केवल दो। ठीक है, अशोक का जो 13वां शिलालेख है वहीं से पता चलता है कि कलिंग जो कि आज की डेट में उड़ीसा राज्य में पड़ेगा। तो कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था, उसके 13वें शिलालेख से पता चलता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। थोड़ा और विस्तार से जानते हैं इसको। कलिंग युद्ध तथा इसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। मतलब कि जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो जो मिलता है वो 13वें शिलालेख से मिलता है। विजय उपरांत मतलब कि विजय प्राप्ति के बाद कलिंग में दो अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए थे। एक उत्तरी केंद्र और दूसरा जो था दक्षिणी केंद्र था। उत्तरी केंद्र की जो राजधानी थी तोसली और दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़। ये पूछा भी जाता है कि तोसली और जौगढ़ कहाँ है, तो याद रखिएगा यह कलिंग और आज की डेट में उड़ीसा में। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। ठीक है, तो जो उड़ीसा राज्य का साउथ वाला पोर्शन है उसमें कलिंग क्षेत्र पड़ता था। कलिंग अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा और दुर्भाग्यवश किसी भी साक्ष्य से हमें कलिंग के शासक का नाम ज्ञात नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कलिंग का जो वार है, ठीक, उसमें अशोक की लड़ाई किस राजा के साथ हुई थी, तो राजा का नाम जो है वो हमें किसी भी साक्ष्य से प्राप्त नहीं होता है। 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों को इस प्रकार उल्लेख है। ठीक, इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे, मतलब कि उनको देश निकाला कर दिया गया था। 1,00,000 लोगों की हत्या की गई थी। तो इस युद्ध में हत्या की अगर बात करें कितने लोगों को जो है जान से मार दिया गया था, तो उसकी संख्या थी 1,00,000 तथा इससे भी कई गुना अधिक मर गए थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो है युद्ध में लोग मारे जाते हैं और युद्ध के उपरांत भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ठीक है, दुख, विषाद या विस्थापन में। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमिकों तथा गृहस्थों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। सम्राट ने इस भारी नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था और इसी नरसंहार के बाद वो अहिंसा के पथ पर चलना प्रारंभ किए। तो यह 13वें शिलालेख के बारे में इंफॉर्मेशन थी और 13वां शिलालेख अशोक का हमें बताता है कलिंग युद्ध के बारे में। एक चीज़ और जाना हमने कि इस कलिंग युद्ध के बाद दो अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र बनाए गए थे, एक उत्तरी केंद्र और दूसरा दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली और दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़। और जैसा कि कलिंग क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आज की डेट में जो उड़ीसा का दक्षिणी भाग है वहाँ पे है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है, सूची 1 और सूची 2। इधर जो है राजाओं का नाम दिया गया है जो कि मौर्यकालीन शासक हैं और इधर उनके उपनाम दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चाणक्य है केवल वही जो है वो एक राजा के पद को नहीं संभाला था, वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री के पद पे कार्य किया। चलिए, तो चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या था, तो उसको सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्या चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से जानते थे। बिंदुसार का नाम अमित्रघात। ठीक है, तो इस तरह से मैच कीजिए। बी का 3
और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या हमने बताया, सेंड्रोकोटस। अशोक जो जाना जाता है वो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते हैं, ठीक है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 2314। अब जानेंगे थोड़ा विस्तार से। यूनानी लेखकों ने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स आदि नामों से अभिहित किया है, ठीक है, या डेजिग्नेट किया है, बताया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनानी जो ग्रीक राइटर्स थे चंद्रगुप्त मौर्य को किन किन नामों से संबोधित किया, तो एंड्रोकोट्स या सेंड्रोकोट्स। बिंदुसार जिसका कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था, चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वह बिंदुसार था, और जिसका टाइम पीरियड 298 ईसा पूर्व, जिसको बीसी भी बोलते हैं, ठीक है, तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक पदभार संभाला। अब ग्रीक लेखकों की बात करें तो बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है, क्या, अमित्रोकेडीज, और अमित्रोकेडीज का संस्कृत में रूपांतरित अमित्र घात। अब ये जो अमित्र घात है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब शत्रुओं को नष्ट करने वाला। तो शत्रुओं का नाश करने वाला या शत्रुओं को नष्ट करने वाला अमित्र घात, यह संबोधन बिंदुसार के लिए किया गया है। अब अशोक का जो टाइम पीरियड है वो बिंदुसार के बाद आता है। तो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड होता है वह जो है अशोक का होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक बिंदुसार का पुत्र। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद से मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर अशोक बैठा, और उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे, मतलब कि हर जगह उसे देवनाम प्रियम, देवनाम प्रियदसी, राजा तथा प्रियदर्शी के रूप में संबोधित किया गया है। अगर उसके अभिलेखों की बात करें तो मस्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उदयगोलम में उसका नाम अशोक मिलता है, ठीक। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन से अभिलेख हैं जहां पे अशोक नाम मिलता है, तो वो है मस्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उदयगोलम। चाणक्य की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था। अब वह तक्षशिला का ब्राह्मण था, तो वह तक्षशिला का ब्राह्मण था और उसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चाणक्य को अन्य जो नाम से जानते हैं वह है विष्णुगुप्त, और कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है चाणक्य को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? आपको बताना है वह क्रम जिससे वो गुजरे, ठीक है, उन जगहों के नाम बता रहे हैं, ठीक है, वो भी क्रमबद्ध तरीके से। तो ये जो क्रम है वो यात्रा प्रारंभ करते हैं लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, ठीक, तो ये नंबर लिखते चलते हैं, 4, 4 के बाद 2, उसके बाद गया 1, उसके बाद गया के बाद वो पहुंचते हैं सारनाथ, जहाँ पे वो प्रथम जो महात्मा बुद्ध हैं, जहाँ पे अपना वो प्रथम उपदेश देते हैं। सारनाथ के बाद उनका जाना होता है श्रावस्ती, तो 4, 2, 1, 5, 6, और लास्ट में कुशीनगर, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, या ये कहें कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो यह जो था गमन पथ था किसका? अशोक का। तो फिर से एक बार देख लीजिए, लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद गया, उसके बाद सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती, और लास्ट में कुशीनगर। नेक्स्ट, अशोक ने विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्राएं प्रारंभ की। तो अशोक की जो विहार यात्रा है उसको धम्म यात्रा के नाम से जाना जाता है। अशोक के धम्म यात्राओं का क्रम बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान, ठीक, तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें
अशोक के धम्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। तो यह है बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान, जिसका क्रम है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, जहां पे महात्मा बुद्ध को कैवल्य प्राप्त हुआ था, या ये कहें निर्वाण प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने दिया था, और कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किसको? महात्मा बुद्ध को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। आपको बताना है कि ये जो शासक हैं, इन शासकों में कौन कौन देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? तो जी हाँ, केवल अशोक और दशरथ ने। ठीक है, अशोक और दशरथ ने, ऑप्शन नंबर 1 और 2। व्याख्या देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा, और उसके अभिलेखों में हर जगह उसे देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता है। तो अशोक को तो जानिए ही, साथ में दशरथ को भी जानिए, जिसको देवनाम प्रिय के उपाधि मिली हुई थी या उपाधि उसने धारण की थी। अगला प्रश्न, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र, जो कि गुजरात में है, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो मौर्यकालीन शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इसने जो है जो गिरनार क्षेत्र है वहाँ पे जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। अब जानेंगे डिटेल में। ईसवी सन के पहले कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, और ईसवी सन के पश्चात शक शासक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था उसमें रुद्रदामन का भी नाम यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया उसमें ईसवी सन के पूर्व की बात की गई है। ठीक, ईसा पूर्व की बात की गई है। ठीक है, तो ईसा पूर्व केवल 2 शासकों का नाम आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का। अब ईसवी सन के पश्चात शक शासक, ठीक, रुद्रदामन ने भी, ध्यान दीजिएगा, रुद्रदामन शक शासक है, उसने भी सुदर्शन झील की मरम्मत कराई तथा गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था पर ध्यान दिया। आगे की अगर बात करें गुप्त काल में, तो गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने भी सौराष्ट्र, जो कि गिरनार है, ठीक, वहां पे जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया था। ठीक है, कौन? स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, यह कथन है। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तब यहाँ पे प्रश्न आता है कि मौर्य साम्राज्य में कलिंग क्षेत्र को शामिल करने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो उसका उद्देश्य ये था कि कलिंग जो है दक्षिण भारत, मतलब कि साउथ इंडिया से आने वाले स्थली, मतलब कि जो लैंड रूट है और जो मेरीन रूट है, समुद्री मार्ग, उसको कंट्रोल करता था। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र था कलिंग, इस वजह से उसको मौर्य साम्राज्य में जोड़ा था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। विस्तार से जानते हैं। कलिंग विजय मगध तथा भारतवर्ष के इतिहास में एक सीमा चिन्ह है। यह विजय तथा साम्राज्यवादी विस्तार की उस नीति का अंत करती है जिसका आरंभ बिंबिसार ने अंग देश पर विजय प्राप्त करके किया था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक। तो अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक, जब उसका राज्याभिषेक होता है उसके 8वें वर्ष, ये पूछा भी जाता है, ठीक है, कि वह कलिंग पर चढ़ाई कब किया था। तो अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, जो कि 261 ईसा पूर्व होता है, उस समय उसने कलिंग पर चढ़ाई की थी, मतलब कि कलिंग वार स्टार्ट किया था। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख, ध्यान दीजिएगा, अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध और वहां के विनाश का वर्णन है।
कलिंग उस समय एक प्रबल एवं शक्तिशाली राज्य था जो अशोक के समय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित था। प्राचीन भारत में कलिंग का महत्व भौगोलिक एवं सामुद्रिक, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि लैंड और मैरीन मतलब सामुद्रिक मार्ग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसी कारण से अशोक के कलिंग अभियान का उद्देश्य स्थलीय एवं समुद्री मार्ग पर अधिकार करना था। और ये जो रूट था, कैसा रूट था? व्यापार रूट था, ठीक है। वहाँ से व्यापार जो ट्रेड जो होता था वो काफ़ी भारी मात्रा में होता था। तो इस पे जो है मतलब कलिंग पे अधिकार करना अशोक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और उसने जो है उसको विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, ठीक है। ये पॉइंट तो सही है। तो मौर्यकालीन जो भी शासक रहे उन्होंने धार्मिक आधार पर, रिलीजन को बेस मानकर भू अनुदान मतलब कि लैंड ग्रांट नहीं दिया था। यह स्टेटमेंट सही है। कारण, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। देखिए, कोई किसान ने जो है मौर्य काल में विद्रोह नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस प्रकार जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। व्याख्या देखते हैं। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश, जिसको आंध्र वंश भी बोला जाता है, उसके शासकों ने शुरुआत किया था। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले ब्राह्मणों को भू अनुदान की प्रथा का आरंभ किनके द्वारा किया गया? तो सातवाहन वंश, जिसको आंध्र वंश भी बोलते हैं, उसके शासकों ने किया। भूमि अनुदान के विरुद्ध कृषक विद्रोह का विवरण इतिहास में नहीं मिलता है। मौर्यकालीन टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से ए सही है और आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ठीक है, तो यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, वह आर्थिक जीवन का वर्णन नहीं करता है, जबकि राजनीति जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल हैं उनके बारे में बताता है। तो जब ये गलत है तो बाकी के जो तीन हैं वो सही हैं। क्या यह क्या बताता है? यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, सही है। यह राजनीति के सिद्धांत को स्थापित करता है, ये भी सही है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, ये भी सही है। अर्थशास्त्र मूलतः राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, याद रखिएगा, नाम है अर्थशास्त्र लेकिन यह मूलतः राजनीति शास्त्र की पुस्तक है और उसके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय राजा, राज्य व राजनीतिक व्यवस्था इत्यादि है। इसमें राज्य के आर्थिक स्रोतों के बारे में तो चर्चा है, परंतु यह तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, तो इस लाइन को भी, जैसे मान लें कि अगर आप मेंस लिखते हैं तो इस लाइन को अपने उत्तर में समाहित कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? इसमें राज्य के आर्थिक स्रोत मतलब कि राज्य को कहां कहां से पैसा धन प्राप्त होता है उसके बारे में बात की गई है, लेकिन उस समय की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में इसमें वर्णन नहीं मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जैसा कि मैंने बताया कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से प्रायः की जाती है। ठीक, तो मैकियावली की प्रिंस से जो तुलना की जाती है वो किसकी की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर, जो कि कश्मीर में है, का संस्थापक था? ये बताना है। तो ये है कल्हड़ की राज तरिंगणी, ऑप्शन नंबर डी। अब जानेंगे इसको विस्तार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अशोक एक महान निर्माता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। बराबर की गुफाओं में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। ठीक है, ये भी देखिए। कल्हड़ की राज तरंगणी के अनुसार उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपाटन नामक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो पकड़ में आ जाता है, कश्मीर में श्रीनगर में और
नेपाल का जो देवपाटन है ये पकड़ में नहीं आते, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेपाल में देवपाटन नामक नगर को बसाया था। ठीक है। दिव्यवदान ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। दिव्यवदान बौद्ध ग्रंथ है जिसमें अशोक की मां का नाम सुभ्रदांगी क्या मिलता है? सुभ्रदांगी। तो अशोक का नाम जो है सुभ्रदांगी मिलता है किसमें? दिव्यवदान में। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश महावंश के अनुसार, मतलब सिंहली अनुश्रुतियों से मतलब है श्रीलंका। ठीक है। क्या? श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो अनुश्रुतियां हैं दीपवंश और महावंश, उसके अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक को किसने जो है वो बौद्ध मत में दीक्षित किया था, तो ध्यान रखिए सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष, ठीक है, तो शासन के 4th ईयर में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था, ये आपको बताना है। तो वह था सीरिया का शासक। आप जानेंगे विस्तार से। तो यूनानी शासक सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ जो सीरिया का शासक था। तो सेल्यूकस कहाँ का शासक था? सीरिया का। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस था। कौन था? सेल्यूकस था। और सेल्यूकस ने बेबीलोन तथा बैक्ट्रिया को जीतकर पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली थी। उधर चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य निर्माण में व्यस्त था और 305 ईसा पूर्व, ठीक 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस जो इस समय सीरिया से शासन कर रहा था, अपने पूर्वी अभियान के क्रम में सिंधु नदी को पार कर चंद्रगुप्त से आ टकराया। लेकिन दोनों के बीच संधि तथा वैवाहिक संबंधों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। इस विवरण से यही स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। तो यह जो था विवरण था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बारे में। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? तो यह स्टेटमेंट है प्लूटार्क का। ठीक है। कभी कभी पीसीएस के एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हाल फिलहाल के वर्षों की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे जो थिंकर्स हैं जियोग्राफी से हों, चाहे इकोनॉमिक्स से हों, चाहे पॉलिटी से हों, उनके स्टेटमेंट जो है वो पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के प्रश्न जब आएँ तो उनको जरूर ध्यान में रखिए। तो प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया था। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह प्लूटार्क ने कहा था। जानेंगे विस्तार से। तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को नंद वंश के उन्मूलन तथा पंजाब सिंध में विदेशी शासन का अंत करने का ही श्रेय नहीं है, वरन उसने भारत के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने नंद वंश का ही खात्मा किया, ठीक, और पंजाब और सिंध में विदेशी शासन के अंत करने का ही जो है उसका श्रेय नहीं है। इसके अलावा उसने भारत के मैक्सिमम पोर्शन पे जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। प्लूटार्क ने लिखा कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और कभी कभी क्या होता है कि इतिहास में कुछ इस तरह के जो लेखक होते हैं बातें बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। ठीक है। 6 लाख सेना लेकर समूचे, तो 6 लाख तो बहुत सारे देश में जो है इतनी उनकी सैनिक नहीं आज की डेट में। तो 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, ये प्लूटार्क का स्टेटमेंट है। जस्टिन के अनुसार सारा भारत उसके कब्जे में था। ठीक है। जस्टिन ये कहता है कि सारा भारत ही उसके कब्जे में था। और यूनानी रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया है, जिसका समीकरण चंद्रगुप्त से विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। ठीक है। किसने? विलियम जोन्स ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। आपको वह बताना है, वह अभिलेख बताना है जिससे पता चले कि उसका प्रभाव जो है वेस्टर्न इंडिया में भी था।
तो यह है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है उससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर भी था। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में अधिकार था, इसका प्रमाण उसके किसी अभिलेख में नहीं है, बल्कि रुद्रदामन मतलब कि उसके अभिलेख में नहीं, जबकि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है उससे हमें पता चलता है। जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य, कौन? पुष्पगुप्त वैश्य। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पश्चिमी प्रांत था उसका गवर्नर कौन था? पुष्पगुप्त वैश्य को सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण करने की आज्ञा दी थी, और यही झील सुदर्शन झील के नाम से इतिहास में विख्यात है। तो एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर, जो पश्चिम प्रांत है उसका जो गवर्नर है पुष्पगुप्त वैश्य, उसको सुदर्शन झील बनाने की आज्ञा दी थी। इस झील का निर्माण कार्य सम्राट अशोक के काल में उसके गवर्नर तुसास्प, ठीक है, तुसास्प के समय में हुआ। ठीक है, जब यहाँ से नहर निकाली गई थी तो रुद्रदामन के समय में इसका बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत रुद्रदामन ने अपने राज्यपाल सुविशाख से करवाया। स्कंदगुप्त ने भी इस बांध का मरम्मत कार्य किया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? तो जी हाँ, ये है मौर्य शासक। मौर्य राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सीरिया के शासक सेलुकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज मौर्य दरबार में भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस, कौन? एंटियोकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भी भेजा था, और यह मेगास्थनीज के समय पर आया था। एथनियस नामक, क्या? एथनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम, कौन? एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है। अशोक के अभिलेखों में भी एंटियोकस नामक सीरियाई नरेश का उल्लेख मिलता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का अन्य नाम है। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री महामंत्री थे, और इनके अन्य नाम कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त हैं। वे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी रह चुके थे, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंद वंश का विनाश कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, और इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति तथा समाज नीति का महान ग्रंथ है। किसने सेंड्रोकोट्टस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो ये है जस्टिन। प्राचीन भारत के राजनीतिक मंच पर ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसका नाम चंद्रगुप्त था। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने इसे सेंड्रोकोट्टस कहा था, जिसकी पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य से हुई है। यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथि क्रम की आधारशिला बन गई। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, तो जस्टिन के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, जिसमें मालवा का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र और महाराष्ट्र भी शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? ठीक, तो अपने अंतिम दिन वह श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया था, ऑप्शन सी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में राज्यारोहण किया। मेगास्थनीज उसके साम्राज्य में आने वाला यूनानी राजदूत था। उसका मंत्री चाणक्य था। ग्रंथ राजावली कथा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ग्रंथ कौन सा है? राजावली कथा में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र सिंहसेन को सिंहासन सौंपकर चंद्रगिरी पर्वत, कहाँ? चंद्रगिरी पर्वत जो कि श्रवणबेलगोला है, वो मैसूर कर्नाटका में, ठीक है, चला गया,
और वहाँ पर संलेखना पद्धति, ठीक है, ये जैन धर्म में यह पद्धति है जिसके तहत जो है वो प्राण त्यागा जाता है, जिसमें भूखा रहा जाता है, ठीक है। तो संलेखना पद्धति द्वारा अपने जीवन का अंत कर लिया। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह है अशोक, ऑप्शन ए। अशोक का रुक्मिणीदयी लघु स्तंभ लेख अन्य सभी अभिलेखों से सबसे अलग है। इससे अशोक ने किसी भी रूप में धर्म का उल्लेख न कर कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों, ठीक है, क्या ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख मात्र किया है। इसमें ज्ञात होता है कि जिस क्षेत्र में वह स्तंभ स्थापित है वह क्षेत्र लुम्बिनी में, ठीक है, और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। वहाँ अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष आकर पूजा की थी और वहाँ भगवान बुद्ध की जन्म स्थली को पत्थर की विशाल दीवार से घिरवाया था। एक स्तंभ भी स्थापित किया था। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलि कर को समाप्त कर दिया था। ये बलि कर क्या? एक प्रकार का टैक्स, और भाग कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। तो बहुत ही मिनिमम टैक्स जो है इम्पोज किया गया। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया? पीछे के जो एक्सप्लेनेशन थे उसमें जिक्र आ चुका है। वह अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष 261 BC या ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में तथा कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध ने अशोक को अहिंसा और धर्म के लिए, ध्यान दीजिएगा, अहिंसा और धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित करने हेतु प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने भेरी घोष, ध्यान दीजिएगा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया। तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष वह कब अपनाता है? कलिंग वार के बाद। कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है, जिसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। श्रीलंका में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। गुर्जरा, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, कालसी, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है, से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो यह है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाला अशोक का जो अभिलेख है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी। तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में लिखा है कि 14 वर्ष से अभिषिक्त देवों के प्रियदर्शी राजा ने पूर्व बुद्ध कनक मुनि का स्तूप आकार बढ़ाकर दोगुना करवाया और अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद अभिषिक्त राजा ने स्वयं आकर पूजा की और शिला स्तंभ स्थापित कराया। अशोक ने अपने 7वें शिलालेख में अल्प व्यय अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है और अशोक ने ही सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं ये पूछा जा रहा है। तो केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिपि पूछी गई, कौन सी लिपि? तो केवल ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन ए। अशोक के सभी स्तंभ लेख, सभी गुहा लेख और अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं और कुछ बृहद शिलालेख और कुछ लघु शिलालेख में खरोष्टी, अरमाइक तथा ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण अशोक के अभिलेख अरमाइक, ग्रीक व खरोष्टी लिपि में है। अशोक का 5वां शिलालेख धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख करता है और पृथक कलिंग शिलालेख 1 में अशोक घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर, उरेगेलम अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। यह वीडियो संबंधित था मौर्य काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से।
यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।